बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मामलात हालात इस वक्त बदस्तूर कशीदा हैं। एक जानब अफ़गान उलमा ने गुज़श्ता हफ्ते एक ऐलान किया कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि जिस तरह की स्टेटमेंट्स उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, जो तबका अफ़गानिस्तान में, वो कोई बहुत हौसला अफजा नहीं है। फिर ईरान के अंदर जो एक खुसूसी इलाकाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें भी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को डिस्कस करना है। पाकिस्तान उसमें शामिल हो रहा है, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, रूस और चीन, ये सारे ममालिक मदऊ हैं, ये उसमें शामिल हो रहे हैं उस खुसूसी कॉन्फ्रेंस में। लेकिन अफ़गानिस्तान ने उसमें शिरकत से इनकार कर दिया। तो क्या ये कोई पैगाम है अफ़गानिस्तान की जानिब से कि वो कोई इंटरेस्टेड नहीं है हालात की बेहतरी के लिए? और एक और चीज़ जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक लंबी जंग होती है, खुली जंग होती है, ओपन वॉर होती है, तो क्या अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा क़यादत है, जो मिलिट्री स्ट्रक्चर अफ़गानिस्तान का, क्या वो लंबी जंग को जो है वो हैंडल करने के काबिल हैं? इन तमाम चीज़ों को प्रोग्राम के पहले से मैं डिस्कस करेंगे, और इसके लिए मुझे वीडियो लिंक पे खुसूसी तौर पे ज्वाइन किया है सीनियर डिफेंस एनालिस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब ने। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, वैसे तो गुज़श्ता चंद रोज़ से बॉर्डर के ऊपर हालात निस्बतन बेहतर हैं, लेकिन जो वीडियोज़ हमें अफ़गानिस्तान से देखने को मिल रही हैं, यकीनी तौर पर उनमें बहुत सी चीज़ें हैं जो भारत भी इंस्टिगेट कर रहा है चीज़ों को। आपको लगता है कि अब ख़तरा मुकम्मल तौर पर टल गया है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग का, या अभी भी हालात उसी तरह कशीदा हैं, किसी भी वक्त जो है वो चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं? जी, बहुत शुक्रिया हैदर खान साहब। असल में बात ये जी, जो आपने लास्ट में बात की, उसी से रिवर्स ऑर्डर में हम शुरू करते हैं। जहाँ तक कशीदगी का ताल्लुक है, कशीदगी की बुनियादी वजह एक ही है, पाकिस्तान को और कोई एतराज़ नहीं है उन पे। रजीम जो है तालिबानी, उनके ऊपर ये बोझ है हमारी तरफ से कि वहाँ पे जितने भी ये शरपसंद है उनको इन्होंने पनाहगाहें दी हुई हैं और उनके अगेंस्ट ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। पाकिस्तान का जो पॉइंट था वो ये था कि आप रिटर्न कमिट करें कि आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, BLA है, BRA है, मजीद ब्रिगेड है और इसी तरह की और तंजीमें हैं जो पाकिस्तान में आके शरपसंदाना कार्रवाइयाँ करती हैं, उनको रोकें। तो जो आप कह रहे थे कि वो मीटिंग में क्यों नहीं गए, उसकी भी शायद यही वजह है कि वो कमिट नहीं करना चाहते। और क्यों नहीं कमिट करना चाहते, इसके लिए मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने सर रखता सर हूँ ये जी। सबसे मीटिंग वाला पहली पॉइंट बात सर, तो ये है, मैं थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अभी बाद में बुनियादी करेंगे, बुनियादी अच्छे। चीज़ ये है कि क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग का खतरा आप समझते हैं कि मुकम्मल तौर पर टल जी, गया है, या अभी भी जिस तरह की स्टेटमेंट्स ओके वहाँ से हम जी, देख रहे हैं, जिस तरह की वीडियोस हम वहाँ से देख रहे हैं, आपको लगता है, और फिर ये जिस तरह आपने जी। खुद भी बताया कि वो खुद उस मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे हैं खुसूसी इजलास के अंदर, तो उसमें ये इंटेंशंस है उनकी कि वो चीज़ें बेहतर नहीं करना चाहते और किसी भी वक्त चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं? अच्छा जी, सबसे पहले तो जो आप जंग के ख़तरे की बात कर रहे थे, जहाँ तक पाकिस्तान का कोई काइनेटिक ऑपरेशंस का ताल्लुक है, ये जो पनाहगाहें हैं या जो टेररिस्ट हैं वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, वो सिलेक्टेड ऑपरेशन तो मेरा ख़्याल है हो सकते हैं, जो सही। मेरी राय है या मेरी सोच है। एक ओपन वॉर 2 कंट्रीज़ के दरमियान मेरे ख़्याल में मैं नहीं फ़ोर्सी करता हूँ और ना ही ये पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट में है। हाउएवर इंडिया या बाकी लोग ये चाहते हैं, कुछ लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा कशीदा हो जाएँ और इस नहज पे आ जाएँ कि पाकिस्तान जो है उसको ल्योर इन करके फँसा दिया जाए अफ़गानिस्तान में। और खुदा न ख़वास्ता अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका हिंदुस्तान को होगा, बिल्कुल ठीक। नुकसान सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान को और पाकिस्तान। तो मेरे ख़्याल में मैं ऐसी चीज़ फ़ोर्सी नहीं ठीक हो करता गया। हूँ। अच्छा सर, दूसरी ये जो आपने बात की मीटिंग के हवाले से, जो ईरान में खुसूसी इजलास हो रहा है, इसमें अफ़गान तालिबान की जानिब से, अफ़गान हुकूमत की जानिब से जो शिरकत ना करने का फैसला किया गया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँगा जी कि जो अफ़गानिस्तान के तालिबान रजीम है ना, वो शाये है या वो कमिट नहीं करना चाहती कि ये जो शरपसंद हैं या मुख्तलिफ जो तंजीमें वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रही हैं, कि इनके अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। तो इसलिए वो शाये हैं कि अगर वो टेबल पे बैठेंगे और भी बहुत सारे मुल्कों के लोग होंगे, तो उनको शायद मजबूरन ये चीज़ माननी ना पड़ जाए, नंबर 1। नंबर 2, वो एम्बैरेस्ड भी फ़ील कर रहे होंगे कि बार-बार एक ही बात होती है और उसके शवाहिद हैं, ये नहीं है कि कोई ज़बानी कलामी ये कोई इल्ज़ाम है।
तीसरी चीज़ ये है जी कि उनको उनका फ़ायदा क्या है। मेरे ख़्याल में मेरा एक ज़ाती ओपिनियन है कि जितनी भी दहशत गर्दाना तंजीमें वहाँ पे रह रही हैं उनको वो अपने आर्म एंड टीथ के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये लेजिटिमेट रजीम नहीं है। तालिबान जो इस वक्त बैठे हुए हैं हुकूमत में काबुल में, वो इलेजिटिमेट हैं, और उनकी लेजिटिमेसी जो है तभी होगी जब वो इलेक्शन होंगे या इंक्लूसिविटी होगी या वो वादे निभाएंगे जो उन्होंने दोहा एग्रीमेंट में किए हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो तंजीमें हैं वो उनको एक स्ट्रेंथ देती हैं मुल्क के अंदर, उनकी जो धाक है वो बैठी रहे। दूसरा, ये तंजीमें उनको पैसा भी देती हैं। तीसरा, ड्रग्स में भी उनको हेल्प करती हैं। चौथा, ये एक ब्लैकमेलिंग टूल है उनके हाथ में, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट फॉर अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि ये हमारे पास हैं, इसके लिए हमें पैसे दो, ये करो वो करो, या फिर उनको वो यूज़ भी कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट मैं ये कहूँगा जी कि अगर वो ये खेल रहे हैं तो ये आग का खेल है, इसमें अल्टीमेटली वो भी जलेंगे। और वहाँ से अफसोसनाक बात यह है कि वहाँ से आईएसआई के ऑपरेशन जो है वो भी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे वो करते रहे हैं, इंक्लूडिंग रशिया, हमारे पास एग्जाम्पल है। तो कल कला ये किसी भी मुल्क के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। और ये आईएसआई के वगैरह जो है, दाइश है, ये अफगानिस्तान के तालिबान के रजीम के लिए भी एक दिन ये बहुत बड़ा ख़तरा बन जाएंगे। और ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बीएलए, बीआरए, ये भी इनके ऊपर एक बहुत बड़ा लोड होगी एक दिन। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो कमिटमेंट्स हैं जिनको रिटन फॉर्म में अफगान तक देने को तैयार नहीं है, मैं गुज़िश्ता हफ्ते की कुछ चीज़ें, कुछ अहम डेवलपमेंट्स देख रहा था। एक तो उनके जो मुल्ला अमीर मुत्तकी हैं, उनकी स्टेटमेंट है कि जी अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और जो भी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यही पाकिस्तान तकाजा करता है कि आप इसको रिटर्न में दें कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और वहां पर चीजें, ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं। फिर अफगानिस्तान में 1000 से ज्यादा उलमा इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा जी कि अफगान सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो ये डेवलपमेंट्स कितनी आप समझते हैं अहम है? और ये तो वही सारे तकाजे ना जो पाकिस्तान कर रहे हैं, इनको वो रिटर्न में देने के लिए वो खुद क्यों तैयार नहीं? और एक जो फतवा पाकिस्तान चाहता है कि मुल्ला हैबतुल्लाह दें, वो उसके लिए क्यों रजामंद नहीं हो रहे? जी, बहुत शुक्रिया जी। डेवलपमेंट एक लिहाज से तो हम कह सकते हैं जी किसी हद तक अच्छी है कि वहाँ पे उलमा कुछ हज़ार उलमा। तो उसके बाद दूसरी बात ये है जी कि जब तक ये एक उनके जो मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंद हैं, जो उनके मजहबी लीडर हैं या स्पिरिचुअल लीडर हैं, जब तक उनकी तरफ से एक फतवे और हुक्म के तौर पे ये जारी नहीं होता, उस वक़्त तक इसका फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें पाकिस्तान का नाम स्पेसिफिकली मेंशन किया जाए कि कोई भी जो है ये पाकिस्तान में जाके अफ़गानिस्तान के ये के अंदर ये कार्रवाई नहीं करेगा। और मेरे ख़्याल में उनके अंदर अपने भी कुछ डिफरेंसेस हैं। जो हक्कानी ग्रुप के लोग हैं और जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं, काबिल कंधार जैसे हम कहते हैं, उनके दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। जो हक्कानी ग्रुप है वो ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार लोग हैं और वो ये समझते हैं कि इस तरह का काम जो है ना पाकिस्तान के लिए अच्छा है, ना अफ़गानिस्तान के लिए, ना उनके इर्द गिर्द ख़ित्ते के जितने ममालिक हैं उनके लिए अच्छा है कि वहाँ पे वो पनाहगाहें दें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जो इंटरनेशनल लेवल पे फसाद फैलाती हैं और फैला सकती हैं। बिल्कुल ठीक। और आखिर में सर ये बताइएगा, मौजूदा हालात को सामने रखते हुए जिसमें अफ़गान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो भी सबके सामने हैं, फिर मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, इस्लामी ममालिक कोशिश कर रहे हैं, उनका हमने देखा कि माजी में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सऊदी अरब में जो सेटिंग हुई, उससे पहले तुर्किया में या कतर में जो सेटिंग हुई, उसमें कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स नहीं हुई, माँ सिवाय इसके कि जंग बंदी के ऊपर इत्तफाक हुआ। आपको मुस्तकबिल करीब में चीज़ें किस तरफ जाती दिखाई दे रही हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के पर्सपेक्टिव में? जी, मेरे ख्याल में जी कि जब तक ये तालिबान का हार्ट स्टांस चेंज नहीं होगा उस वक़्त तक तो हमारे और उनके दरमियान टेंशन रहेगी। दूसरा, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि अगर कोई अफ़गानिस्तान से कार्रवाई होती है और प्रूव होता है तो हम जाके उनके ठिकाने को तबाह करेंगे। और ये इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान ये नहीं करेगा। लेकिन साथ ही मैं एक क्वालिफाइंग स्टेटमेंट भी दे दूं कि पाकिस्तान कभी भी सिर्फ और सिर्फ एजम्पशन के ऊपर ये काम नहीं करेगा। पाकिस्तान के पास जब तक पूरा फुल सबूत नहीं होगा उसके बगैर नहीं करेगा।
अभी आगे अगर वो चाहते हैं, जो रिजीम है वो चाहती है, जो तालिबान रिजीम है, कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, तो उन्हें मेरा ख्याल है इन चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए और कबूल करना चाहिए। दूसरी बात यह है जी कि जो बाकी जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, चाइना है, सऊदी अरेबिया, इवन जो अमेरिकन हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहिए उनके गुड ऑफिसेस को, कि वो ताल्लुकात को ठीक करें। ख़ासकर अमेरिका, जो अभी भी उनको बाकायदगी से फंडिंग कर रहा है उनके ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर, या जो भी कह लें, कर रहा है। तो इसी तरह और भी खत्ते के जो ममालिक हैं, चाइना है, बाकी लोग हैं, टर्की है, ईरान है, कि उनके गुड ऑफिसर्स को यूज़ करके हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको डी एस्केलेट करें, या इसको अफ़गान रिजीम को कायल करें कि वो ये जो फितना फसाद जो फैल रहा है हमारे मुल्क में और बाकी दुनिया के मुल्कों में जा सकता है, फितनतुल हिंदुस्तान जो है और फितनतुल जो है खवारिज है, तो इसको वो रोकें। तो अगर वो नहीं रोकेंगे तो ज़ाहिर है पाकिस्तान जो है, अपनी ऑप्शंस पाकिस्तान के पास हैं, कि पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी भी है, पहुंच भी है, टेक्नोलॉजी भी है, कि जो लोग पाकिस्तान में तबाही फैलाएंगे, पाकिस्तान उनको जहां भी होंगे वो छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच सर, आपके लिए बहुत वक्त निकाला। नाज़रीन, मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनके साथ हमने मिलिट्री एंगल्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश की जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। नाज़रीन, एक और बड़ी डेवलपमेंट कोर 5 के नाम से एक बड़े अलायंस की फॉर्मेशन से मुतालिक है। अभी फॉर्मली कोई चीज़ तो सामने नहीं है, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं कि इसमें अमेरिका, रूस, चीन, जापान और भारत, ये 5 ममालिक इसमें शामिल होंगे। कोर 5 के नाम से ये अलायंस होगा। तो जो ताल्लुकात अमेरिका और रूस के दरमियान रहे हैं, और अभी जो सिचुएशन अमेरिका और भारत के दरमियान है, क्या इसके बाद ये अलायंस वाकईतन बन सकता है, और बनता है तो ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट होगी? प्रोग्राम के इस हिस्से में इसको डिस्कस करेंगे, और इसके लिए मुझे इस्लामाबाद से खुसूसी तौर पर वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है सरदार मसूद खान साहब ने। पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर हैं फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और फॉर्मर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशंस में। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि रूस और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, और फिर अमेरिका और भारत के जो ताल्लुकात हैं, उनको सामने रखते हुए आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में कोर 5 अलायंस से मुतालिक जो बातें हो रही हैं, ये वाकईतन हकीकत साबित हो सकती हैं और ये ऐसा अलायंस बन सकता है? नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का जो पहला और मुख्तसर एडिशन शाया हुआ था, उसमें इस किस्म का कोई जिक्र नहीं था, इशारा भी नहीं था। लेकिन अब एक लीक के ज़रिए ये सामने आया है कि उसका जो एक तफसीली वर्जन है, उसमें कोर 5 यानी इन 5 ममालिक, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, हिंदुस्तान और जापान का जिक्र है, कि ये मुख्तलिफ खित्तों में जो है न सिर्फ इनकी कोई दस्तरस होगी, बल्कि ये एक दूसरे के साथ ताउन भी करेंगे। तो एक किस्म का, दूसरे लफ्ज़ों में, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है। जब नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जारी हुई थी, और उस वक्त उन्होंने चीन को दुश्मन करार नहीं दिया, जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने करार दिया था, या सन 2017 में जो प्रेसिडेंट ट्रंप की पहली प्रेसिडेंसी में जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जारी हुई थी, उसमें भी चीन को एक किस्म का दुश्मन करार दिया गया था। लेकिन इस मरतबा ये नहीं किया गया, और उसे जो है वो इकोनॉमिक कंपेटिटर के तौर पर पेश किया गया, या इकोनॉमिक या टेक्नोलॉजिकल कंपेटिटर के तौर पर पेश किया गया। और रूस के बारे में जारहाना ज़बान नहीं इस्तेमाल की गई थी। तो क्या साराई शुरू हो गई थी कि क्या अमेरिका ये कह रहा है कि एक कसीरुल मुल्की या मल्टीलैटरल जो है एक निज़ाम वो उभरे, जिसमें अमेरिका की प्री एमिनेंस ना हो। अगर आप नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को पढ़ें, तो उसका जो पहला वर्जन है, उसमें ये वाज़े तौर पर कहा गया है कि न सिर्फ गुज़श्ता 80 साल में अमेरिका को अस्करी और माशी बरतरी हासिल रही है, बल्कि उसकी जो एक बैनुल-अक़वामी क़यादत है, उसको भी किसी किस्म का कोई धचका नहीं लगा, और वो इस क़यादत को बरकरार रखेंगे। लेकिन ये जो ख़बर आई है, और मैं समझता हूँ जिन ज़राए से आई है, तो इसमें कुछ सदाकत है। जब सही मतन सामने आएगा तो हम उसका तजिया करेंगे। लेकिन अगर आपने जैसे कि सवाल पूछा है कि इसमें इनके खिलाफात मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि ताइवान के ऊपर अमेरिका और चीन के अभी भी इख्तलाफात मौजूद हैं, और अमेरिका की स्ट्रेटजी ये है कि जो वेस्टर्न स्पेसिफिक है, या जो सेकंड आइलैंड चेन है जिसको वो कहते हैं, उस तक चीन को महदूद रखा जाए, ताकि वो पूरे के पूरे बहरुल में जो है अपनी दस्तरस कायम ना कर सके, वो नेवल प्रेजेंस या जो भी इकोनॉमिक प्रेजेंस है वो बरकरार ना रख सके। लेकिन उसने एक ये मुतालबा किया है कि ये बोझ सिर्फ अमेरिका नहीं संभालेगा,
बल्कि जो इलाके के दूसरे ममालिक हैं, वो साउथ कोरिया है, जापान है, फिलीपींस है, या दूसरे मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे के सारे इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। हालांकि ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, क्योंकि ये सब जो है ताइवान के तनाजुर में हो रहा है कि चीन जो है किसी वक्त भी ताइवान के ऊपर हमला न करे। तो लेकिन इसे करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस इलाके के जितने भी ममालिक हैं, वो वियतनाम हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, जिनके चीन के साथ भी इख्तलाफात चल रहे हैं 9 डैश लाइन्स के बारे में या दूसरे जजायर के सिलसिले में, वो चीन से मुतसादिम नहीं हो सकते। अब आप यूरोप की तरफ चलिए, लेकिन आपने सवाल, मैं हिंदुस्तान के सवाल की तरफ जी। आता हूँ। तो यूरोप से सदर ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में फासला बढ़ाया था, और अब ये जो है, ये जो दस्तावेज़ जिसका हवाला दिया गया है, उसमें इसकी बाकायदा तस्दीक की गई है कि इसमें मुतालबा किया जाएगा कि मगरबी यूरोप के ममालिक अपना बोझ खुद उठाएंगे दिफा का या माशी तरक्की का। और जो मॉडल जो है दूसरी जंग अज़ीम के बाद वजूद में आया था, उसमें अमेरिका के ऊपर बार ज़्यादा था, अमेरिका वो बार नहीं उठाएगा। और तीसरा पहलू ये है कि जो एक जिसको मनरो डॉक्ट्रिन कहते हैं, उसके मुताबिक इनके एक जो बहुत ये अवाइल में सदर थे, सदर मनरो, उन्होंने ये कहा था कि उस वक्त यूरोप को ये पैगाम दिया था कि वो जो है ना तो अमेरिका किसी के साथ जंग करेगा, यानी, और ना कोई उनके आसपास जो भी समुंदर हैं या उनमें किसी किस्म की कोई नकलो हरकत बर्दाश्त करेंगे जो अमेरिकन हेमिस्फीयर में है, यानी वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, उसको भी एक मरतबा दोबारा से उसका जो है तकरार किया गया है। और ये कहा गया है कि जो पहले तो ये था ना कि किसी किस्म की कोई अस्करी नकलो हरकत नहीं हो सकती, लेकिन जो ये दस्तावेज है इसमें यह कहा जा रहा है कि किसी किस्म की जो है टेक्नोलॉजी की भी या कोई जो बहुत माशी प्रेजेंस भी कोई बहुत बड़े पैमाने पे न लातीनी अमेरिका में हो सकती है, न शुमाली अमेरिका में हो सकती है। तो ये एक सदर ट्रंप का नया वर्जन है मनरो डॉक्ट्रिन का। अब मैं हिंदुस्तान की तरफ आता हूँ, तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, और आप जो है इस सिलसिले में आजकल चूंकि हिंदुस्तान के टेलीविज़न नेटवर्क्स पे भी आते रहते हैं और उनसे भी बहस व तमीज़ करते रहते हैं, वो उनका किसी जगह दस्तरस ही नहीं है इस खत्ते में। यानी अगर आप देखें तो जो जनूबी एशिया में सारे के सारे जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं उनसे नाराज़ हैं। कुछ के मसलन बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, और उसके बाद नेपाल, फिर जो है श्रीलंका भी उनसे खुश नहीं है। तो और हिंदुस्तान के साथ जिन ममालिक के कुछ थोड़े बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो मजबूरी की वजह से हैं, वो ये नहीं कि वो मतलब कोई शौक़ है या हिंदुस्तान के रवैये से वो खुश हैं। तो हिंदुस्तान इस वक्त सफारती तौर पर तनहा हो चुका है, अस्करी तौर पर उसे एक बहुत बड़ी ज़िल्लत-आमेज़ शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और वो जो है नई टेक्नोलॉजीज़ तलाश कर रहा है, नई हिकमत अमली तलाश कर रहा है, जो अस्करी हिकमत अमली। तो मुझे नहीं लगता, और फिर जो अमेरिका और इनके दरमियान एक किस्म की दरार पड़ी है मार्का हक के बाद, और फिर जो है तजारत के हवाले से कि वो इतनी जल्दी ख़त्म हो सकेगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि गुज़श्ता दिनों यही दिसंबर में जो अमेरिका की अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स, एक बड़ी पोस्ट होती है, या यूँ समझिए जो उनकी फॉरेन सेक्रेटरी होती हैं, एलिसन होका, वो दिल्ली गई थी। उन्होंने दिल्ली का दौरा किया, बेंगलुरु का दौरा किया, और वहाँ जो बयानात जारी हुए तो उन्होंने कहा कि वो एक मरतबा फिर कोशिश कर रहे हैं कि जो हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं उनको मजबूत तर किया जाए। तो ये शायद वहाँ जो भारत नवाज लॉबीज़ हैं वो दोबारा से कोशिश कर रही हैं अमेरिका में कि इनके ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए, क्योंकि इस वक्त जो है ये साल उनके लिए बहुत भारी गुजरा है भारत के लिए वाशिंगटन में। तो ये कहने को तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि अमेरिका ज़हनी तौर पर तैयार हो रहा है कि वो सारी दुनिया की जिम्मेदारी ना संभाले, अपने मुल्क की अव्वलन जिम्मेदारी संभाले, अपने खित्ते की, यानी मतलब जो उनका अमेरिकन हेमिस्फीयर है उसकी, और जो यूरोप है पूरे का पूरा, उसके साथ ताल्लुकात तो रखे लेकिन वो अपना बोझ खुद उठाएं। फिर दूसरा ये वो कह रहे हैं कि जो यूरोप में वो जो राइटिस्ट गवर्नमेंट्स हैं, राइटिस्ट फोर्सेस हैं, मिसाल के तौर पर फ्रांस में हुई, नीदरलैंड्स में हुई, या उसके बाद जर्मनी में हैं, बल्कि ख़ास तौर से जिन ममालिक का जिक्र आया है उसमें हंगरी है, उसके बाद ऑस्ट्रिया है,
या इटली है या पोलैंड है, कि ये वो ममालिक हैं जो न सिर्फ अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं बल्कि इनकी राइटेस्ट पॉलिसीज़ हैं, जो यानी सदर ट्रम्प का ये कहना है ना कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो जो ये ममालिक हैं जिनकी मैंने अभी फहरिस्त गिनवाई है, इसमें जो राइटेस्ट क़ुव्वतें हैं वो कहती हैं मेक यूरोप ग्रेट अगेन, जिसका मतलब है वाइट सुप्रेमेसी, और उसके अलावा जो इनकी मगरबी अक़दार थे उनको महफूज रखना। तो ये मैंने आपके सामने तज्ज़िया तो रख सर फिर दिया है। आपके नज़दीक ये अलायंस, इन सारी चीज़ों को अगर हम समअप करें तो ये अलायंस आपको बनता दिखाई दे रहा है? देखिए, अलायंस बहुत बड़ा लफ्ज़ है। अलायंस से तो अमेरिका दस्तबरदार हो रहा है या उसे कमज़ोर कर रहा है। मसलन जो उनकी नेटो अलायंस है या जो मगरबी यूरोप ब्लॉक कर दें जी फिर इसको। जी जी जी, तो इसको, और ये वो जो है ना, ये किसी भी सूरत में अलायंस नहीं बन सकती, क्योंकि ये इनके जो माशी और अस्करी और स्ट्रेटेजिक मफादात हैं वो यकसा नहीं हैं। तो सर आपने अपनी गुफ्तगू के अंदर ये जो बात की कि अमेरिका अब शिफ्ट करना चाह रहा है कि हम अमेरिका के ऊपर पहले फोकस करें, दुनिया के जो हैं वो मामलात को बाकी ममालिक भी देखें, और भारत जो है वो डेस्परेटली देख रहा है कि कोई ऐसा ब्लॉक बने जिसमें दोबारा से भारत ग्लोबली अपनी प्रेजेंस जो है वो उसको बना सके और बाकी मामलात को उस तरीके से देख सके जो रसवाई जिसका आपने जिक्र किया उनको इस साल में सामना हुआ है। तो रूस और चीन, वो सर आपको लगता है कि मौजूदा हालात में जो तल्खियाँ हैं अमेरिका और चीन के दरमियान या रूस और अमेरिका के दरमियान, वो इंटरेस्टेड होंगे ऐसे किसी ब्लॉक का हिस्सा बनने में? नहीं, ना ब्लॉक बन सकता ना अलायंस बन सकती है। अच्छा। मैं आपको समझता हूँ कि इनके यहाँ जो है एक किस्म की गैर रस्मी मुफाहमत हो सकती है, लेकिन जो है अमेरिका चाहता है कि सनतें वापस लौट कर अमेरिका की तरफ आएँ। वो उन्होंने जो है बहुत बेतहाशा अपनी सनतें आउटसोर्स कर दी थी, ख़ासतौर से जो है ग्लोबल साउथ में या चीन में या दूसरी जगहों पे, तो वो उनको वापस लाना चाहते हैं। ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, बिल्कुल ठीक। क्योंकि वहाँ, लेकिन क्या है कि इन हालात में ये नहीं कि हमारा मरकज़ है कि आपका जो रूस के साथ उसके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है ट्रम्प उसके और सदर पुतिन के अच्छे ताल्लुकात हैं, और वो माइल हैं कि यूक्रेन को मजबूर करके उसका कुछ हिस्सा जो है, जो उसका मशक़ी हिस्सा है डोनबास जो है, उसको रूस के हवाले कर दिया जाए और ये क़ज़िया ख़त्म किया जाए। क्राइमिया को भी यानी लिखत पढ़त में जो उन्होंने 2014 में लिया था रूस के हवाले कर दिया बिल्कुल जाए। ठीक, बिल्कुल। तो ये बात है कि रूस और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। ये यूरोप के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन रूस और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, और इस तरीके से मेरा ख्याल है कि खुशगवार माशी असरात मुरतब हो सकते हैं, क्योंकि ऑयल और गैस की सप्लाई में जो रुकावटें हैं या आलमी मंडियों में वजह से एक किस्म का डिसरप्शन पैदा हुआ है, उसको दुरुस्त किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच सर। आपने प्रोग्राम के काला नाज़रीन सरदार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। बड़ा डिटेल में उन्होंने कोर 5 अलायंस से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की और बताया कि क्यों उनके नज़दीक ये अलायंस या ब्लॉक बनता दिखाई नहीं दे रहा। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे जी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल सिडनी में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। यहूदियों की एक तकरीब के दौरान फायरिंग हुई जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद की हलाकत हुई, लेकिन हमने देखा कि जैसे ही वाक़या रिपोर्ट हुआ, फ़ौरी तौर पर भारतीय मीडिया बिलखसूस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा में जो एज़ यूजुअल उनकी आदत है वो उसने उसका आगाज़ किया और दोनों हमलावरों को पाकिस्तानी साबित करने पर तुला हुआ था। भारतीय मीडिया फेक रिपोर्ट्स चलाते रहे, वो गलत कोट करते रहे ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ को, और उनका मकसद ये था कि किसी तरीके से पाकिस्तान के इमेज को मैलाइन किया जाए इसके ज़रिए। गो कि ये इनफरादी इक़दामात होते हैं और पाकिस्तान ने भी, लोगों ने इसको बड़ा कंडेम किया। लेकिन अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जो दोनों हमलावर हैं वो भारतीय ओरिजिन के निकले हैं, भारतीय निजाद हैं। गो कि उनके पास ऑस्ट्रेलवी शहरियत भी है, लेकिन वो भारतीय निजाद हैं। जो साजिद हैं जिनकी उम्र 50 साल है, वो भारत से ऑस्ट्रेलिया आए स्टडी वीज़ा पर। लेटर ऑन उन्होंने जो है वो वहाँ पर शादी की। फिर उनके बेटे नवीद जो 24 साल के हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए ऑस्ट्रेलियाई शहरी हैं, और रिसेंटली नवंबर में उन दोनों ने ट्रैवल किया फ़िलीपींस में, और इंडियन पासपोर्ट पर साजिद ने ट्रैवल किया। तो ये जो पाकिस्तान के इमेज को मैलाइन करने की कोशिश थी, उल्टा भारत को इस पर मुँह की खाना पड़ी। और ये कोई पहला मुल्क नहीं है ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर भारत की रियासती दहशतगर्दी रिपोर्ट हुई है। इससे पहले पाकिस्तान में, कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में
हर जगह पर भारत जो है वो रियासती दहशतगर्दी की कोशिश करता रहा है। तो ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के हिस्से में, और इसके लिए मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है सिद्रा सदोज़ई ने, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर की। सिद्रा, बहुत शुक्रिया आपका अपनी प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सिद्रा, हमने देखा कि जैसे ये सिडनी बीच पर अटैक रिपोर्ट हुआ, भारतीय मीडिया बिलखुसूस और साथ कुछ अफ़गानी ट्विटर हैंडल्स और अफ़गानी मीडिया, उन्होंने भरपूर कोशिश की कि इसको पाकिस्तान के साथ एसोसिएट किया जाए, पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज को मिलान करने की कोशिश की जाए। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने, उनमें तो ये साबित हो रहा है कि ये दोनों हमलावर भारतीय ओरिजिन के थे। आप क्या समझती हैं कि ये जो भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है कि किस तरीके से अब बेनकाब हो रही है, और भारत का मकरू चेहरा जिस तरीके से दुनिया के सामने फाश हो रहा है, ये आगे किस तरीके से भारत को इंटरनेशनली मज़ीद जो है वो नफ़रत का आलमी सतह पर सामना करना पड़ेगा इससे? थैंक यू सो मच हैदर, आपने मुझे इनवाइट किया, बोलने का मौका दिया। देखें, भारत की जब हम दहशतगर्दी की बात करते हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की बात करते हैं, आपने कुछ ममालिक के नाम लिए, उन्हीं ममालिक में मैं एडअप करना चाहूंगी नेपाल को भी, उन्हीं ममालिक में मैं एडअप करना चाहूंगी बांग्लादेश को भी। बिल्कुल ठीक। ठीक है। सो वहां पे, और अभी कुछ खबरें जो सुनने में आ रही है कि शायद रिवोल्ट कुछ श्रीलंका की तरफ भी एक वेव चल पड़ी है रिवोल्ट के हिसाब से। तो जो भारत का हमेशा से एक तुरफा तमाशा और तौर तरीका रहा है कश्मीर को लेके, कश्मीर के अंदर जुल्म और जबर का सिलसिला रहा है, फिर उसके बाद मिलाइन करना पाकिस्तान के इमेज को, चाहे वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हो, चाहे वो मुंबई हमला केसेस हो, या किसी भी उस तरीके से जहां पे पाकिस्तान को इंटरनेशनली वो पाकिस्तान की एक अच्छी बनी हुई साख को खराब कर सकें। कनाडा के हमलों की बात करें, हसीना वाजिद की बात करें, अगर हम नेपाल की बात करें, तो हर लिहाज से हमें जो है वो एक मुलविस पाया जाता है हर किस्म की दहशतगर्दी में, चाहे वो डायरेक्ट हमलों की सूरत में हो, या फिर अगर हम बात करते हैं अफगान तालिबान के साथ हाथ मिलाने की, तो वहां पे भी एक भारत का जो बिहाइंड द सीन एजेंडा होता है, चाहे वो दोस्ती की आड़ में किसी के साथ हाथ मिला रहे हैं, या खुलम खुला असलहा और पैसे देके जो है स्पॉन्सरशिप की सूरत में सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भारत के सर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक चीज सवार है, और वो है पाकिस्तान के इमेज को खराब करना। और आप ये देखिए कि पाकिस्तान के इमेज को खराब करने के लिए एक और जो इनके पास तरीकाकार है, वो ये जिस किस्म की मूवीज को लॉन्च करते हैं, जिसके अंदर वो पाकिस्तान के अमन के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, जिसमें पाकिस्तानी हीरोज को विलन बना के और विलन्स को जो है वो हीरो बना के और इस तरीके से पाकिस्तान के इमेज के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। तो भारत तो एक झूठा मुनाफिक और जिसको कहते हैं ना, एक ऐसा दुश्मन कि जिसको हमेशा मुंह की खानी पड़ती है, वो तो दुनिया के सामने मौजूद है और दुनिया के सामने आ चुका है। 1998 में साजिद साहब ने भारत के पासपोर्ट पे ट्रैवल किया था ऑस्ट्रेलिया में, और नवंबर 1 को साजिद साहब और उनके बेटे अकरम साहब जो है वो ट्रैवल करते हैं फिलीपाइंस में। इसी से रिलेटेड जो है मैं एक न्यूज देख रही थी जिसमें यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से भी इसकी शदीद मजम्मत की गई है, और ना सिर्फ मजम्मत की गई है बल्कि बाकायदा तौर पे भारत के इन्वॉल्व होने की बात की गई है और भारत का नाम लिया गया है। अच्छा, मुझे इस तरह ये भी बताइएगा कि मतलब जिस तरह आपने भी बताया कि ये कोई पहला वाकया नहीं है जिसमें भारत की रियासती दहशतगर्दी एक्सपोज हुई हो, मल्टीपल टाइम्स और मल्टीपल दूसरे ममालिक के अंदर भी भारत ये सब कुछ करता रहा है। आपको क्या लगता है ये कोई बड़ा सोचा समझा मंसूबा था उनका कि मुसलमान हैं जिन्होंने ये हमला किया, उसके बाद पाकिस्तान का नाम फौरी तौर पर बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी तहकीक के लेना, और फिर उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये चीज़ें एक्सपोज होंगी तो हमें खुद मुंह की खाना पड़ेगी? देखिए, मुसलमानों से रिलेटेड तो आप अब इस बात की तो सारी दुनिया शाहिद है कि मुसलमानों के खिलाफ भारत का एक नफरत और एक उनके खिलाफ जो है वो मुहिम साजी बहुत अरसे से जारी है। मैं अभी एक न्यूज़ देख रही थी जिसके अंदर भारत में जब वो अवार्ड विनिंग सेरेमनी हो रही है या उसमें वो कुछ रुपए दे रहे हैं, तो एक खातून जिन्होंने मुंह पे नकाब किया हुआ है, जो शरई पर्दे में मौजूद हैं, तो वहां पे उनका खींच के नकाब उतारा जा रहा है। और वो उतारने वाला जो है वो कोई आम आदमी नहीं है, वो भारत की एक बड़े सूबे बिहार का चीफ मिनिस्टर है, और वो किसका एलाय है? वो मोदी का एलाय है।
देखिए, दरिंदगी की शुरुआत तो हो ही बिहार से रही है। और जहाँ पे हम बात करते हैं पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज की, तो आप ये देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी फंडामेंटल राइट्स मौजूद हैं, वो बिला तखसीस के तमाम पाकिस्तानियों के ऊपर लागू होते हैं और उनको मैसर होते हैं। हमारी बहुत सारी माइनॉरिटीज ऐसी हैं जो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही हैं पाकिस्तान की तरक्की में। हम उनके साथ मिलकर उनके त्यौहार भी मनाते हैं, हम उनके राइट्स को सेफगार्ड भी करते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड जब देखा जाए तो वहां पे ज़बीह के ऊपर, बड़ी ईद के ऊपर हर लिहाज से जो है वो पाबंदी आयद कर दी जाती है। उसके अलावा देखा जाए तो अजान के आवाज के ऊपर पाबंदी आयद कर दी जाती है और उनके बड़े अभी बड़े एक सिंगर्स के, एक के बाद एक मसाजिद को शहीद करने का सिलसिला भी भारत में जारी है और उसको रियासती सपोर्ट भी भरपूर तरीके से मौजूदा हुकूमत भी कर रही है और उनके जो इदारे हैं वो भी उनको भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि मसाजिद को मंदिर के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जाता है और जबरदस्ती वहां पे लोगों को लाया जाता है। तो ये तो हर किस्म की आप किसी भी कानून को उठा के देख लें, ना ये ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे किसी भी तरह से जस्टिफाइड है, ना ही ये किसी भी तरह से आपके स्टेट लॉज में जस्टिफाइड है। बिल्कुल ठीक। तो सिजरा, हम अगर सिडनी इस के वाक़े का जिक्र करें, अब ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, आपने भी कईयों का जिक्र किया कि जिसमें अब ये तकरीबन साबित हो गया है कि ये जो दोनों हमलावर हैं ये भारतीय ओरिजिन के हैं। आपके नज़दीक अब भारत का जो इंटरनेशनल इमेज है, जो ये वाला साल तो बड़ा भारी रहा है ना भारत के लिए, हर एतबार से जंग में हमसे इबरतनाक शिकस्त हुई, फिर जो है वो डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान ने हर जगह जो है वो भारत को नाको चने चबवाए। अब इस तरह के वाकयात, उनकी स्टेट टेररिज्म भी बुरी तरह एक्सपोज हुई है, तो ये भारत का भी इंटरनेशनल इमेज क्या जाएगा? देखिए, भारत का इंटरनेशनल इमेज पहले भी कोई बहुत साफ सुथरा नहीं था। अगर हम कनाडा की बात करें, कनाडा के अंदर दहशतगर्दी में भारत मुलविस रहा है। कनाडा, उसके अलावा नेपाल की आप बात कर लें, बांग्लादेश की आप बात कर लें, भारत ना सिर्फ सफारती लिहाज से, अपने आर्म्ड फोर्सेस के लिहाज से, बल्कि अपने मेंटालिटी के लिहाज से भी पूरी दुनिया के ऊपर ये बात वाजे हो चुकी है कि पाकिस्तान की मुखालफत और पाकिस्तान से दुश्मनी की हद तक करने के लिए भारत किसी भी हद तक जा सकता है और उसको अपने इमेज की इस सिचुएशन में किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। क्योंकि आपके हर मुल्क के साथ एक स्टेट रिलेशनशिप होते हैं और आपने देखें, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन इंटरनेशनल रिलेशंस। लेकिन सिर्फ आप पाकिस्तान की दुश्मनी में बाकी ममालिक के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे हैं और उसका मलबा आप पाकिस्तान पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बगैर किसी सबूत के, और जहां पे आप खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं और जहां पे आपको ये भी पता है कि आप खुल के दुनिया के सामने आ चुके हैं। इस सिचुएशन में अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें, तो इस वक्त भारत को बहुत सीरियस सैंक्शंस और पेनल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सिद्रा, आपने अहम मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू की। नाज़रीन, सिद्रा सदोज़ई हमारे साथ मौजूद थी। सिडनी में जो वाक़या पेश आया और उसमें अब डायरेक्टली इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट साबित हो गई है, इसके ऊपर बड़ी तफसीलन गुफ्तगू उन्होंने की। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मरतबा फिर जो टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में भारत की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप एक के बाद एक पाकिस्तान मुखालिफ स्टेटमेंट्स दे रही है। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हैं या हकीकतन भारतीय आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई नया महाज खोलने की तैयारी कर रही हैं? ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करेंगे और इसके लिए भारत से उनके सीनियर डिफेंस एनालिस्ट कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद होंगे। कहीं ना चाहिएगा, स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, भारत से हम देख रहे हैं कि मुसलसल भारत की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप जो है उसकी जानिब से गीदड़ भभकियों का सिलसिला जारी है। बार बार स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कभी उनके डिफेंस मिनिस्टर बात करते हैं, कभी उनके आर्मी चीफ बात करते हैं। अभी रिसेंटली इतवार को भारत के एक फॉर्मर सीनियर मिलिट्री ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड दुष्यंत सिंह ने एक स्टेटमेंट दी कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस शुड स्टे विजिलेंट एज ऑपरेशन सिंदूर 2 इज इनएविटेबल। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हैं या हकीकतन भारत को तैयारी कर रहा है जंग से मुताल्लिक? प्रोग्राम के हिस्से में इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर हम ये देख रहे हैं कि भारत में मुसलमान दुश्मनी और मुसलमानों से नफरत, इसमें बतदरीज इजाफा होता जा रहा है और इसमें बड़ा की रोल भारत का मीडिया प्ले कर रहा है। अभी रिसेंटली बिहार में एक समरी के दौरान भारत के जो सूबा बिहार है उसके चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने एक मुसलमान खातून का निकाब खींच दिया। तो अगर इतने बड़े स्टेचर का एक पॉलिटिकल लीडर ये हरकतें करेगा तो ये क्या सिग्नलिंग क्या होगी, मैसेजिंग क्या कन्वे होगी, इसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और इसके लिए मुझे वीडियो लिंक पर भारत से ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह साहब ने, सीनियर इंडियन डिफेंस एनालिस्ट हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कर्नल साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, ये जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड
दुष्यंत सिंह की जो स्टेटमेंट है ऑपरेशन सिंदूर 2 से मुतालिक, क्या ये सिलसिला है जो मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप भारत की जो दे रही है स्टेटमेंट्स, उन्हीं का एक सिलसिला डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, या आपको लगता है कि वाकईतन कहीं ना कहीं भारत की आर्म्ड फोर्सेस तैयारी कर रही हैं कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ कोई महाज खोला जाए? जय हिंद, नमस्कार हयात साहब, आपके प्रोग्राम में आने के लिए आपने हमें निमंत्रण दिया, थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट दैट। ज्यादा बड़ी बात यह होगी कि मैं आपको अपने देश की, अपने आर्मी ऑफिसर की स्टेटमेंट के बारे में एक अच्छी क्लैरिफिकेशन जरूर दे सकता हूं। जनरल दुष्यंत मेरे जान पहचान में है, इसलिए मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि कहीं पर भी कोई भी स्टेटमेंट, क्योंकि वो यूएसआई के बॉस भी हैं, तो हमारे तरफ से कहीं कोई एग्रेसिव स्टेटमेंट्स नहीं दी जाती। बट मैं आपको एक बड़ा निष्पक्ष होकर, कोई किसी की साइड लिए बिना आपको जज बना देता हूं। आर्मी किसी भी देश की होती किस लिए है? देश की सुरक्षा के लिए होती है। सो अगर हमारे देश की सरकार ने डिक्लेयर किया है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 जारी है, रुका नहीं है, तो उसका एक करेक्ट इवैल्यूएशन ये है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी जरूर करनी चाहिए। और मैं तो वैसे भी कहता हूं, आप सिंदूर से इतना ज्यादा मत खौफ खाइए, ये किसी को डराने के लिए नहीं है, ये सिवाय टेररिज्म के और कहीं कोई हमारा एम नहीं है। सर, हम लोग तो बिल्कुल इससे खौफजदा नहीं होते कर्नल साहब। हम लोगों ने हम तो ये जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जिस भारत ने आगाज किया और पाकिस्तान ने जवाब में ऑपरेशन बनियान मरसूस का आगाज किया, तो जो कुछ हुआ मैं तो समझता हूं कि ये खौफ की अलामत भारत के लिए होना चाहिए। लेकिन जो जनरल दुष्यंत सिंह की स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2 इज इनएविटेबल, ठीक है, आप लोगों की गवर्नमेंट ये कहती है, आपका स्टांस ये है कि ऑपरेशन सिंदूर को हमने पॉज किया है, तो उनको ये इनएविटेबल क्यों दिखाई दे रहा है? और आपको मतलब जाहिर सी बात है, आपने सर्व किया है इंडियन आर्मी में, आप उनकी पल्स को समझते हैं, आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में ऐसे कोई माहौल बन सकता है? हयात साहब, प्रॉब्लम यह है कि आपके यहाँ थोड़ा सा ना खौफ ज्यादा हो गया है इस बात का, आप लोग थोड़ा बौखला रहे हैं। मैं चाहूंगा एक शांति के साथ बात कर देखें, आप जरूर पाएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर 2 इज नॉट एंटी पाकिस्तान। हमारा पाकिस्तान से कन्फ्लिक्ट है ही नहीं, पाकिस्तान की आवाम से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी कहीं कोई किसी तरह की हेट्रेड फीलिंग नहीं है जो आपके यहाँ प्रोबेबली एग्जिस्ट करती है। इसलिए आप हर एक चीज को अपने चश्मे से आप देख रहे हैं। सर, मैं आपकी सारी बातों को बहुत तहम्मुल से सुनना चाहता हूँ, लेकिन ये जो आप हेट्रेड फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, आप खुद सर, चूंकि आप बैठते हैं, रेगुलरली बैठते हैं इंडियन मीडिया पे, आपको लगता है कि ये हेट्रेड फीलिंग्स पाकिस्तान की तरफ से है या जो सेंटिमेंट हम भारतीय मीडिया पे देखते हैं, ये सेंटिमेंट तो ज्यादा वहां पर हमें दिखाई देता है? प्लीज सर, आप प्लीज बात करें, आप प्लीज बात करें। भाई, जब तक अब आपने सवाल पूछा है, आपका सवाल तगड़ा है, जवाब अगर थोड़ा सा अनप्लेजेंट भी है, सुनना तो जरूर। नहीं सर, मैं आपकी हर बात को अब्सॉर्ब करूंगा, आप बिल्कुल आप बात करें, डिनाई कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ज्यादा बड़ी बात यह है कि मैंने आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ एक अच्छा इवैल्यूएशन दिया है। ऑपरेशन सिंदूर 2 इज नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान अवाम, इट इज नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान, इट इज नॉट अगेंस्ट हयात, इट इज अगेंस्ट टेररिज्म। आपके नजदीक टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है? क्या पुलवामा में अपने लोगों को खुद मरवा देना, जिसका बाद में आपके लोगों ने आपके लोग बात करते रहे, पहलगाम के ऊपर आज तक सवाल आते हैं, तो उसमें टेररिज्म को आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्या अपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस को भी आप टेररिज्म में काउंट करेंगे? वेरी नाइस। ये टेररिज्म कैसे डिफाइन करी जाती है, ये मैं आपसे एग्री करता हूं। आपके मेरे बीच में टेररिज्म की डेफिनेशन अगर सही हो गई तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। टेररिज्म क्या है? ओसामा बिन लादेन इज अ टेररिज्म, हाफिज सईद इज अ टेररिज्म, मसूद इज अ टेररिज्म, सर नरेंद्र मोदी सर, व्हाट इज नरेंद्र मोदी, जिसने गुजरात में सैकड़ों मुसलमानों को मरवा दिया, जिसके ऊपर अमेरिका में सिर्फ इसलिए दाखिले पर पाबंदी थी कि वो गुजरात मैसेकर का मास्टरमाइंड था। नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए ट्रंप बेकरार हैं, पुतिन आकर मिलकर चले गए सर, इसीलिए वो 7 ब्यूटीफुल प्लेन्स की बार बार बात कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी को फेस करने को तैयार नहीं है। यू कैन प्लीज योर अवाम, बट आई एम नॉट इन नो सर, आई एम नॉट प्लीजिंग माय पब्लिक। ये मतलब दिस इज द रियलिटी सर। अब तो ग्लोबली केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जा रहा है ना, जो कुछ पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारतीय एयरफोर्स के साथ किया, अब तो वो ग्लोबली केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जा रहा है कि किस तरह निस्बतन एक छोटी एयरफोर्स ने एक बड़ी एयरफोर्स को इबरतनाक शिकस्त दी है। तो मतलब ये मैं प्लीज तो नहीं कर रहा किसी को, ये तो रियलिटी और ये भारत में भी लोग जानते हैं। सर, मसाजिद और मदारिस को आप लोगों ने टारगेट किया और जवाब में 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तबाह करवा ली, 7 जंगी जहाज तबाह करवा लिए, आप अभी भी ये बातें कर रहे हैं। मिसाइल तोड़वा ली,
आपकी शाहीन बेकार हो गई, तो इस तरह की मुबारकबाद मैं सर आपको 4 देना नहीं रफाल गिरा चाहूंगा, दिए, तो आपको इस तरह मिराज की ज्यादा- 2000 गिरा दिया, सुखोई गिरा दिया, आपका yes, yes, मिग आप बिल्कुल 29 ठीक गिरा बोल रहे दिया हैं, सर, क्योंकि- 2 क्योंकि S400 मुझे की आप बैटरीज लोगों को तबाह कर गिनती दी। सिखानी अब पड़ेगी। आप लोगों को फिर दोबारा रूसों मानिए को मेरी मंगवाना बात, पड़ रही है। हयात भाई मानिए मेरी बात। आप थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको नहीं सर, उंगलियों मैं पर बड़ा गिनती क्लियर नहीं आ हूँ, पाई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत क्लियर हूँ, आपका मुझे ये कोई था ना कंफ्यूजन साइन, नहीं है। आपका पाकिस्तान का तो साइन यही वाला था ना जो आईएसआई ने क्रिकेटर्स को बताया था। अच्छा, उसके बाद सर यही आपके तो मसला है, आपको हर प्राइम चीज में मिनिस्टर ने क्या आईएसआई बोल का दिया? खौफ रहता है, उसने बोल दिया आप लोग हर 7-0। चीज का इल्जाम जो है वो उसके पाकिस्तान बाद वो आईएसआई उसके पर बाद लगा ट्रंप ने देते क्या हैं। बोल दिया? 8-0। हम देख रहे हैं कि भारत में जिस वक्त से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, मुसलमानों के खिलाफ सेंटिमेंट जो है उसमें बड़ा एक इजाफा हमें देखने को मिला। और फिर मॉब लंचिंग के मतलब सैकड़ों वाकयात हम लोगों ने रिपोर्ट होते भी देखे, जिसके ऊपर मोदी हुकूमत जिस जिस स्टेट में इक्तदार में थी कुछ नहीं हुआ। अभी रिसेंटली बिहार में जो एनडीए अलायंस है जिसको मोदी लीड कर रहे थे, उनकी कामयाबी हुई, नीतीश कुमार एक बड़े ह्यूज मार्जिन के साथ दोबारा इक्तदार में वापस लौटे, गालिबन 10वीं मरतबा उन्होंने चीफ मिनिस्टर का ओथ लिया है। और कल एक बड़ी बेहुदा और घटिया हरकत उन्होंने उस वक्त की जब एक सेरेमनी के दौरान नीतीश कुमार ने एक मुसलमान लड़की के चेहरे से नकाब खींच दिया। अब अगर एक बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर इस तरह की घटिया और ओछी हरकत करेगा, ये क्या पैगाम क्या दे रहे हैं वो जो दीगर एक्सट्रीमिस्ट वहां पर हिंदूज मौजूद हैं भारत में, उनको क्या पैगाम कुमार ने सर ये हरकत करके? वेरी गुड, बिल्कुल आपका जायज सवाल है और उसका बड़ा एक जायज आंसर दूंगा। जो कि पहला पार्ट आपने बोला है कि पाकिस्तान मुसलमानों का भारत में क्या हाल है या क्या नहीं। अगर कहीं कोई सीएम या कहीं कोई आदमी किसी भी खातून के अगर बुर्के को उठाने की कोशिश करता है, गलत है। क्या बड़ी बात है? तो क्या सजा मैं देनी बोलने के लिए चाहिए फिर तैयार हूं, ऐसे घटिया गलत। शख्स को क्या सजा देनी चाहिए? अगर आप समझते हैं कि आपके मुल्क में मुसलमान अब- ज्यादा हैं, अब- इस्लाम ज्यादा है, जो आपने बातें की, तो ऐसे घटिया और शख्स को क्या पैगाम देंगे सर फिर आप? नहीं, मैंने तो आपके सामने कह दिया कि नहीं, इस तरह का सिर्फ काम नहीं उसको होना कंडेम चाहिए। करना इससे इनफ बड़ी- है या उसको कुछ एक सजा बात भी नहीं, मिलनी एक-एक चाहिए? करके चलते हैं। इससे बड़ी सजा मेरे तरफ से कुछ नहीं हो सकती सिवाय इसके कि मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूं कि किसी भी खातून के बुर्के को हाथ लगाना शायद हमारे लिए ठीक नहीं है। ये हमारी तहजीब में नहीं है, हमारी सोसाइटी में नहीं है, ये हमारे कैरेक्टर में नहीं है। बिल्कुल सर, आखिर में और बोलिए। चूंकि वक्त कम है, मैंने पहले भी एक और जगह भी आपके साथ इस चीज को डिस्कस किया था। सर भारतीय मीडिया का आप इस सारे मामले में क्या किरदार देखते हैं? बिलखुसूस जो एक एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट हम देख रहे हैं उसको बढ़ाने चढ़ाने में भारतीय मीडिया बड़ा पेश है। फिर जिस वक्त पाकिस्तान और भारत की फोर्सेस आमने सामने थी, बड़ी फेक रिपोर्टिंग हम लोगों ने देखी, मतलब बड़ा बुरी तरह एक्सपोज हुआ इंडियन मीडिया। लाहौर पे कब्जा, कराची पे कब्जा, वो विक्रांत से मेजर गौरव आर्या ने कराची की बंदरगाहों पर ब्राह्मूस मरवा दिए, मतलब इस तरह की चीजें हुई। आप खुद उन प्रोग्राम्स का हिस्सा भी थे। ये मतलब क्या कमेंट करेंगे ये जो किरदार इस सारे प्रोसेस में रहा इंडियन मीडिया का? वेरी गुड, मैं आपसे एग्री करूंगा कि कुछ एक शोज हमारे इररिस्पॉन्सिबल थे, मैं मानने के लिए तैयार हूं, कोई बुराई नहीं है इसमें। किसी भी तरह की लड़ाई ना हो सिवाय इसके कि आप और हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ें। सर अच्छी चीज है, हम तो जय हिंद, चाहते ही हैं नमस्कार। कि अमन हो, लेकिन ये अप्रोच सिर्फ पाकिस्तान में नहीं ना होनी चाहिए, भारत में अमन भी ना अप्रोच हो। होगी तो मेरा ख्याल है कि टेररिज्म के हालात खिलाफ बेहतर कोई होंगे। अमन नहीं होगा। लेकिन टेररिज्म- पाकिस्तान तो सर बार बार बात करता है कि अमन हो, ये खित्ता तरक्की करे, और वो तभी मुमकिन है जब दोनों ममालिक के दरमियान अमन होगा, इस रीजन में पीस होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सब कैटेगोरिकली क्लियर कर चुके हैं कि अगला जवाब पहले से ज्यादा जो है वो उसमें शिद्दत होगी और वो पहले से ज्यादा बरकरफ्तार होगा। बहुत शुक्रिया कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। फिर किसी दिन बैठेंगे और मजीद कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हैदर हयात खान और इनसाइट की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।